All our dreams can come true if we have courage to pursue them. Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today we will discuss with one more important question on Indian legal and constitutional history. वो क्वेश्चन कौन सा आपका? एक्सप्लेन द ट्रायल ऑफ पटना केस विद ऑल फैक्ट्स. पटना वाद को सभी तथ्यों के साथ एक्सप्लेन कीजिए. तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस केस के इंट्रोडक्शन के बारे में. यदि हम केस के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो पटना केस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस इन द फील्ड ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री. यदि हम देखें तो ये पटना केस जो है ये इंडियन लीगल हिस्ट्री के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट केस रहा है. और इस केस की यदि हम ईयर की बात करते हैं तो ईयर वाज 1777, 1778 एंड 1779. एंड द पटना केस टुक एमिनेंट प्लेस इन द इंडियन लीगल हिस्ट्री एज इट रिवील्ड द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द कंट्री. It brought into notice the conflict between the Supreme Court and the Supreme Council and made it clear that there should be proper reorganization for the justice in the future. जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि जो पटना केस है ये इंडियन लीगल हिस्ट्री के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस रहा है. और इस केस की यदि हम ईयर की बात करते हैं तो 1777, 1778 और 1789 सन में हुआ था. और ये जो पटना केस है ये इंडियन लीगल हिस्ट्री के अंदर काफ़ी एमिनेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है. क्योंकि इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये उस समय हो रहे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो कमियां थी उसको उजागर करता है. और ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट और जो सुप्रीम काउंसिल हुआ करती थी उनके बीच में जो डिस्प्यूट अराइज हो रहे थे ये उसको भी उजागर कर रहा है. एंड मेड इट क्लियर डैट, और यहाँ पे इस बात को स्पष्ट करता है कि यहाँ पर जो उस समय जो जस्टिस सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइजेशन करने की आवश्यकता थी. दोबारा से उसको रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता कहीं ना कहीं महसूस दे रही थी. तो ये उस बात को उजागर कर रहा है. इसलिए ये केस एक इम्पोर्टेंट केस रहा है. यदि हम बात करते हैं इस केस के फैक्ट्स की तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके जो ये जो केस है इसके अंदर आपके जनरली जो 3 करैक्टर हैं उनके चारों तरफ कहानी आपकी रिवॉल्व करेगी. वो कौन कौन से करैक्टर हैं? सबसे पहले आप उन करैक्टर को समझ लीजिए. सबसे पहला जो करैक्टर रहेगा वो है शाहनवाज बेग खान. और उसके अलावा उनका जो भतीजा है बहादुर शाह और उनकी जो वाइफ है नादिरा बेग. तो मैंने कौन कौन से करैक्टर आपको बताए हैं. यदि हम केस की बात करते हैं तो ये केस इन तीनों करैक्टर्स के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा. कौन कौन से करैक्टर मैंने आपको बताया? शाहनवाज बेग खान, बहादुर शाह and Nadira Beg. These are the 3 characters around which the story of this case revolves around. If we talk about the Shahnawaz Beg Khan, he belonged to Kabul and came to India and joined the Indian company. जो ईस्ट इंडिया आपकी जो कंपनी थी उसने उनको ज्वाइन किया और बाद में ये रिटायर भी हो गए. तो शाहनवाज जो बेग खान थे ये काबुल के रहने वाले थे. बाद में ये भारत में आके बस जाते हैं और पटना में आकर रहने लगते हैं. और कंपनी के अंदर, कंपनी की बात जब हम करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ये एज एन आर्मी ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे. और बाद में ये रिटायर भी हो जाते हैं. इवन जब तक वो कंपनी में रहे उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद वहीं पर सेटल हो गई. और बाद में इन्होंने नादिरा बेग नाम की एक महिला से शादी कर ली. Since he called his nephew बहादुर बेग. जैसे कि मैंने आपको बताया दूसरा कैरेक्टर जो है बहादुर बेग है. तो बहादुर बेग जो इनका भतीजा है, नेफ्यू है, इन्होंने बाद में शादी करने के पश्चात अपने भतीजे बहादुर बेग को भी काबुल से इंडिया बुलवा लिया. और उनकी मंशा इसके पीछे यह थी क्योंकि वो बहादुर बेग को गोद लेना चाहते थे और अपनी प्रॉपर्टी का लीगल वारिस बनाना चाहते थे. बट बिफोर ही कुड गिव इम्पैक्ट to his wish he died. इससे पहले कि वो उनकी ये जो इच्छा थी गोद लेने की उसको इम्पैक्ट दे पाते, उसको असरदार कर पाते, उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई दिसंबर 1776 में.
Shahnawaz Beg left impressive property behind him, and which led to battle for the property between the nephew and their wife Nadira Beg. यदि हम देखें कि जो शाहनवाज बेग की जैसे ही डेथ हुई, मृत्यु हुई, उसके पश्चात उनके पीछे काफ़ी प्रॉपर्टी थी जो उनके नाम पे थी, और वो उस वही प्रॉपर्टी जो थी वो उनके जो नेफ्यू थे बहादुर बेग और जो उनकी पत्नी थी नादिरा बेग, उनके बीच में डिस्प्यूट का कारण बनी, और उसकी वजह से दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया, और एवरीवन वाज क्लेमिंग एज होल। इनमें से जो बहादुर बेग था या फिर उनकी जो पत्नी थी नादिरा बेग, वो पूरी तरह से उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि वो प्रॉपर्टी उनसे बिलोंग करती है। नादिरा बेग कह रही थी कि एज ए वाइफ वो प्रॉपर्टी मेरी है, जबकि बहादुर बेग का कहना था कि क्योंकि मैं इनका गोद लिया हुआ बेटा हूँ तो ये प्रॉपर्टी मुझसे बिलोंग करती है। तो दोनों के दोनों आपस में क्लेम कर रहे हैं। बहादुर बेग द नेफ्यू फाइल्ड ए पेटिशन इन द प्रोविंशियल काउंसिल एट पटना। होता क्या है कि जो बहादुर बेग जो इनके भतीजे हैं वो प्रॉपर्टी को क्लेम करते हुए प्रोविंशियल कोर्ट में काउंसिल में पहुंच जाते हैं जो पटना के अंदर स्थित थी। तो बहादुर बेग ने पटना की प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर एक पेटिशन फाइल किया, और वहाँ पे पेटिशन फाइल करते हुए ये कहा कि क्योंकि मैं उनका अडॉप्टेड सन हूँ, जो व्यक्ति मरा है उनका मैं अडॉप्टेड सन हूँ, इसलिए ये प्रॉपर्टी मुझसे बिलोंग करती है। और उन्होंने कोर्ट को ये भी कहा क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी को उनकी जो विडो है नादिरा बेग, उनसे बचाया जाए। एंड द नादिरा बेग डेजिग्नेटेड द मोहम्मदन नेटिव लॉ ऑफिसर्स। और यहाँ पर दूसरी तरफ से यदि हम देखें तो जो नादिरा बेग थी जो उनकी वाइफ थी, उनको मोहम्मदन जो नेटिव लॉ ऑफिसर हुआ करते थे जैसे कि काजीज और मुफ्ती, उनके लिए उनको डेजिग्नेट कर दिया गया, और ये कहा गया कि आपको इन प्रॉपर्टी की संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करनी है, कि आपको पता लगाना है कि ये प्रॉपर्टी का वास्तविक में क्या दिक्कत है। और यहाँ पर काजी और मुफ्ती इस कार्य में लग जाते हैं। इसके बाद होता क्या है कि जो इनकी जो विडो थी नादिरा बेग, वो अपनी प्रॉपर्टी को यह कहते हुए क्लेम करती है कि उनके पास 3 तरह के डॉक्यूमेंट हैं उनके क्लेम के संबंध में। वो कौन से 3 डॉक्यूमेंट की बात करती है? सबसे पहला डॉक्यूमेंट था डावर डीड, सेकेंड वन वाज गिफ्ट डीड, एंड थर्ड वन वाज एक्नॉलेजमेंट। यदि हम मुस्लिम लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो डैट इज मेहरनामा, हिबानामा एंड इकरारनामा। These are the 3 documents on the basis of which नादिरा बेग claim the property। तो नादिरा बेग ने इन तीनों दस्तावेजों के आधार पर इस प्रॉपर्टी को क्लेम किया। एंड द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ पटना डायरेक्टेड द काजी एंड मुफ्ती टू सेट ए स्टॉक ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अलावा प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ पटना, काउंसिल ऑफ पटना ने काजी और मुफ्ती को ये कहा कि आप सारी प्रॉपर्टी को इकट्ठा कीजिए और उसके ऊपर एक तरह से सील लगा दीजिए। एंड दीज नेटिव लॉ ऑफिसर्स वर आल्सो रिपोर्ट टू द कोर्ट। और इसके अलावा इन्हें जो प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाने के लिए कहा था उसकी रिपोर्ट भी इनके द्वारा सौंप दी गई। अबाउट द सेपरेट क्लेम्स ऑफ द पार्टीज आफ्टर असर्टेनिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। उसके बाद उन्होंने इनके तथ्यों का संज्ञान लेते हुए इस प्रॉपर्टी के संबंध में उन्होंने एक रिपोर्ट भी सौंपी प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ पटना को। If the incompatibility with the judicial council's order, the Qazis and Mufti went house of the deceased and gathered the property। जैसे ही उन्हें ऑर्डर मिला प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ पटना से, वैसे ऑर्डर मिलते ही काजी और मुफ्ती डिसीज के घर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने सारी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया। एंड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन दे अब्यूज्ड नादिरा बेग, एज ए रिजल्ट ऑफ विच शी लेफ्ट द हाउस। जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे घर जाकर, उन डिसीज के घर जाकर जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने नादिरा बेग जो उनकी वाइफ थी उसको अब्यूज किया, और वो जिसकी वजह से उस लेडी को अपना घर छोड़ना पड़ा और दरगाह में जाकर रहना पड़ा। द मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय द लॉ ऑफिसर्स इन दिस केस वॉज मोस्ट इरेगुलर। देखा जाए तो इस केस के अंदर, इस वाद के अंदर जो जितने भी जो लॉ ऑफिसर थे, चाहे वो काजीज थे या मुफ्तीज थे, इनके द्वारा जो तरीका अपनाया गया वो बिल्कुल इरेगुलर था, गलत था। एंड आफ्टर द इंक्वायरी ऑफ द केस दे डेफर दे रिपोर्ट टू द पटना काउंसिल। ये सब करने के पश्चात उन्होंने अपनी रिपोर्ट
पटना काउंसिल को सौंप दी। ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, और इन्हीं तथ्यों के आधार पर काजी रिपोर्टेड ऑन जनवरी 20, 1777, काजी ने ये रिपोर्ट दी 20 जनवरी 1777 को कि उनकी जो विडो है, जो डिसीज्ड की विडो है, वो उसको मतलब उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है नेग्लेक्टेड टू डिलीवर द डावर डीड। वो उन्होंने जो डीड उन्होंने क्लेम की थी, जिसके आधार पे वो क्लेम कर रही थी, उनको उन डीड को देने में ये सक्षम रही है, वो सक्षम नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से उनका जो क्लेम है वो नहीं माना जाना चाहिए। तो देर वॉज नथिंग इनवैलिडेट द अटेस्टेशन ऑफ द बहादुर बेग दैट द सम ऑफ 1200 रुपीज एज डावर वॉज ऑलरेडी पेड। और ये भी कहा गया क्योंकि जो उनका भतीजा बहादुर बेग, उनके द्वारा 1200 रुपये एक डावर के रूप में उन्हें पहले से ही पे किए जा रहे हैं, और ये जो राशि उनको दी जा रही है ये उनको लाइफ टाइम तक उनको दी जाएगी। तो इसलिए उनका प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं बनता है। एट रिस्पेक्ट द अदर 2 डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला जो डॉक्यूमेंट था जो डावर डीड थी, उसको तो ये प्रस्तुत करने में अक्षम रही थी, और उसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि गिफ्ट डीड और एक्नॉलेजमेंट, हिबानामा एंड इकरारनामा, इन डॉक्यूमेंट्स की यदि हम बात करें तो ये जो लॉ ऑफिसर्स थे उन्होंने ये कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है जो वो लेडी प्रस्तुत कर रही है वो फोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सही डॉक्यूमेंट नहीं है। दस द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज शुड बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर्स, और इसी वजह से इन्होंने ये इसकी प्रॉपर्टी को, जो डिसीज था उनकी प्रॉपर्टी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसमें से ये कहा गया कि 3 हिस्से बहादुर बेग को दिए जाए, उसके अलावा जो लास्ट चौथा हिस्सा है वो उनकी बेगम को जाएगा। इस तरह से उन्होंने ये डिसीजन फाइनल कर दिया और ये कहा कि ये जो डिसीजन उन्होंने दिया है इसको एग्जीक्यूट करवाया जाए। इसके अलावा प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ पटना एक्नॉलेज द रिपोर्ट ऑफ काजी एंड मुफ्ती एंड रिक्वेस्टेड द डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी, और ये कहा कि ये जो जैसा कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि काजी और मुफ्ती की रिपोर्ट के आधार पर उस तरह से जो भी डिसीजन इन्होंने दिया है कि इस प्रॉपर्टी के 4 हिस्से किए जाएं, ऐसी स्थिति में वो जो डीड है, जो आप उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको इस तरह से एग्जीक्यूट करवाया जाए। इन दिस केस यदि हम देखें वास्तव में तो जो एग्री पार्टी है वो उनकी पत्नी नादिरा बेग रही है, जिसको कोर्ट ने पूरी तरह से एक तरह से नकार दिया है। इस तरह से देखा जाए तो प्रोविंशियल कोर्ट के द्वारा उन्हें एक तरह से एग्री पार्टी का समझा जाएगा। तो नादिरा बेग फेवर्ड एंड इंटरेस्ट ऑफ सदर दीवानी अदालत, इसके पश्चात जैसे ही नादिरा बेग को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, नादिरा बेग सदर दीवानी अदालत जो कलकत्ता के अंदर स्थापित थी उसका दरवाज़ा खटखटाती है, जिसके अंदर यदि आप देखें तो सदर दीवानी अदालत के अंदर जो गवर्नर जनरल और कौंसिल कार्य कर रही थी। दस द इश्यू रेज्ड इन द सैड केस, और इसके वहाँ पर जो आपको मैंने बताया सदर दीवानी अदालत के अंदर इस इश्यू को उठाया गया, इस मुकदमे को उठाया गया, और वहाँ पे ये देखा गया कि क्या जो बहादुर बेग है, वेदर द बहादुर बेग हु लिव्ड आउटसाइड द कलकत्ता वाज एक्सपोज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और नॉट। इस केस में यह भी देखा गया कि जो बहादुर बेग जो कलकत्ता से बाहर के रहने वाला निवासी था, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन उसमें जुरिडिक्शन में आता है या नहीं आता है। वेदर द लॉ ऑफिसर्स कुड बी लिटिगेटेड और इंडिकेटेड फॉर देयर एक्ट्स अबाउट देयर लीगल प्रोफिशेंसी और नोट। इसके अलावा यह भी जांचा गया कि जो लॉ ऑफिसर्स थे जैसे कि काजी और मुफ्ती, उन्होंने जो ये डिसीजन दिया था, जो भी कार्य किया था, क्या वो उनके कानून के दायरे में आएगा, ये सब चीज़ पता लगाई गई। उसके बाद कोर्ट सेंसर्ड द वे इन विच द काजीज एंड मुफ्ती हैड रिप्रेजेंटेड डिटरमाइनिंग द रियलिटीज। ऑल द प्रोसीजर्स इन द बोर्ड वर एक्स पार्टी विद बेगम। इसके पश्चात वहाँ पर सदर दीवानी अदालत ने इस कोर्ट के जो पीछे वाली जो डिसीजन था जो काजी और मुफ्ती के द्वारा दिया गया था, ये कहा कि यहाँ पर ये डिसीजन पूरी तरह से रियलिटी को नकार रहा है, जो सही होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। उसके पश्चात
बेगम के पक्ष में एक्सपार्टी डिक्री पास कर दी गई, एक तरफा डिसीजन दे दिया गया और ये कहा गया कि ये सारी प्रॉपर्टी नादिरा बेग से बिलोंग करेगी। तो नो नॉर्मल प्रिलिमिनरी वाज हेल्ड। इस केस के अंदर यदि हम देखें तो कोई भी प्रिलिमिनरी हेल्ड नहीं की गई थी। इसके अलावा किसी भी गवाह को भी इन्होंने जांचा नहीं था। Thus the law officers were attempted not for that they had done in the release of their customary capacity, and however to some time outside their to the court had an undoubted ward over the organization higher lines। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि ये जो आपकी जो सदर दीवानी अदालत थी उसने पूरे डिसीजन को पलट दिया और यहाँ पे ये कह दिया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट ने जो पटना ने जो डिसीजन दिया था वो पूरी तरह से गलत था और वहाँ पे जो काजी और मुफ्ती ने जो कार्य किया था वो रियलिटी से हटकर किया था और उनके द्वारा जो कार्य किया गया था वो लीगल दायरे में नहीं आएगा। इसके अलावा वहाँ उस कोर्ट ने प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ पटना का जो डिसीजन था उसको ओवररूल कर दिया और ये कहा गया कि यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो नादिरा बेग से बिलोंग करेगी। इस तरह से एक तरफा डिसीजन दे दिया गया। Thus the Supreme Court granted harms of ₹3 लाख। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर जो आपके जो काजी है, मुफ्ती और जो बहादुर बेग है उन्होंने नादिरा बेग को सताया है, उनको दुखी किया है, जिसकी वजह से उन्हें 3 लाख रुपए का डावर के रूप में मतलब वहाँ पे उन्हें ये राशि दी जाए, उनको जमा करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हार्म ऑफ ₹3 लाख टू द डावर विच वॉज वेरी इनअप्रोप्रिएट। देखा जाए तो ये जो 3 लाख रुपए का जो अमाउंट इन्होंने जमा करने को कहा था ये पूरी तरह से इनअप्रोप्रिएट था। यदि हम इस केस के एनालिसिस करें तो हम क्या पाएंगे कि एन इम्पार्शियल एग्जामिनेशन ऑफ द केस demonstrates that the gross abnormalities were conferred by the commonplace committee। देखा जाए तो इस केस के अंदर एक तरह से इम्पार्शियल एग्जामिनेशन हुआ है, पूरी तरह से एग्जामिनेशन नहीं किया गया है, ना तो काजी जो मुफ्ती के द्वारा और ना ही आपकी सदर दीवानी अदालत के द्वारा। दोनों तरफ से कोई न्याय नहीं दिया गया और यहाँ पे जितने जो लॉ ऑफिसर्स थे जैसे कि काजी और मुफ्ती उनका कार्य केवल कानून के दायरे में रहकर कार्य करना था, ना कि अपने हिसाब से डिसीजन करना। जो उन्होंने किया वो सही बिल्कुल नहीं था। इस तरह से यदि हम देखें तो यहाँ पर जो गवाह थे उनको कोई एनालिसिस नहीं किया गया, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई और यहाँ पर बिना किसी मतलब प्रॉपर एक रीजन के डिसीजन दे दिया गया, जो एक तरह से पूरी तरह से न्याय की हत्या थी। न्याय नहीं हुआ था। यदि हम इसका कंक्लूजन निकालें तो हम ये कहेंगे कि पटना केस इज वन ऑफ द एमिनेंट केस इन द सब्जेक्ट ऑफ लीगल हिस्ट्री एंड इट हैज़ प्रोवाइडेड अस विथ द नॉलेज दैट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी एंड अथॉरिटी गिवन टू द लीगल ऑफिसर्स शुड बी एक्सरसाइज्ड और कंडक्टेड विद इन द एम्बिट ऑफ देयर स्पेसिफाइड फील्ड। यदि हम देखें तो इस केस के अंदर मैंने जैसा आपको बताया कि ये एक लीगल हिस्ट्री के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट केस रहा, जिसकी चर्चा काफ़ी हुई थी, जिसकी वजह से ये कहा गया था कि वहाँ पर जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था, जो भी न्यायिक से संबंधित प्रशासन का कार्य था वो सही ढंग से नहीं किया जा रहा था। इवन जो लीगल ऑफिसर थे जैसे कि मैंने आपको बताया काजी और मुफ्ती, वो अपना कार्य कानून के दायरे में रहकर नहीं कर रहे थे। And this case has also dealt with the situation in which the officials were authorized by the court of law to investigate into the matter of नादिरा बेग। इसके अलावा यदि हम देखें तो इस केस के अंदर जो सिचुएशन आई, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि जो ऑफिसर्स थे काजी और मुफ्ती, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया और ये कहा गया कि आप नादिरा बेग के मैटर को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं की और यहाँ तक कि जब वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने नादिरा बेग को अब्यूज भी किया था। एंड दे फाइंड आउट द डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स टू द केस। उन्होंने जो केस के संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें मिले थे उन्हें पूरी तरह से एनालाइज नहीं किया गया। इवन यहाँ पर देखा जाए तो नादिरा बेग मतलब केवल एक तरफा डिसीजन था। यदि आप देखें तो जो आपकी प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ पटना थी उसने पूरी तरह से बहादुर बेग के उसमें फेवर में डिसीजन दिया था,
जबकि यदि हम देखें कि वहाँ पे जो कलकत्ता वाली जो कोर्ट थी सदर दीवानी अदालत, वहाँ पर पूरी तरह से जो डिसीजन था वो नादिरा बेग के फेवर में दिया गया था, और देखा जाए तो दोनों तरफ से न्याय कहीं भी नहीं हुआ है। तो वहाँ पे एक तरह से आपकी जो न्याय व्यवस्था थी उसको रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता थी। और यदि आप देखें तो उस समय जो सदर दीवानी अदालत जो कलकत्ता के अंदर थी उसके द्वारा नादिरा बेग के कहने पर वहाँ पे काजी, मुफ्ती और जो वहाँ पे जो बहादुर बेग थे उन्हें जेल में डाल दिया गया, और ये कहा गया कि आपको 3 लाख रुपए का हर्जाना उन्हें जमा करवाना है, जो वो जमा करवाने में सफल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी समय तक जेल में रहना पड़ा। और इसी की वजह से इंडियन सेटलमेंट एक्ट 1781 पास किया गया, और उसके बाद ही उन्हें रिलीज किया जा सका। तो दिस इज द फैक्ट्स ऑफ द केस। मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.